और इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। देश के युवा माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो नीट और जेईई का विरोध हो, चाहे वो एसएससीज को लेकर हो, लेकिन सरकार किसी भी तरह जागने के लिए तैयार नहीं है। रोजगार 2 के नाम से पूरा देशव्यापी कैंपेन यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है। आपने कल शाम को थाली बजाओ वाला 5 बजे 5 मिनट का इवेंट देखा होगा। हालांकि मेन मीडिया इसको कवरेज नहीं दे रही है, रिया चक्रवर्ती इज मोर इम्पॉर्टेंट, लेकिन आज देश के सामने सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। अगर हम CMIA की ताज़ा डेटा की भी बात करें तो 1.89 लाख ये सैलराइड क्लास की जॉब्स हैं जो बिटवीन अप्रैल टू जुलाई, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ईच वन ऑफ यू, ये लगभग 1.25 करोड़ लोग अपना रोजगार इस विगत 3 से 4 माह में गवा चुके हैं। अब आप समझिए सैलराइड क्लास का मतलब एक आम आदमी के लिए पहले तो रोजगार की तैयारी, फिर रोजगार मिलना, फिर रोजगार के लिए संसाधन जुटाना, फिर वो ऊपरी बाहरी बहुत सारे चीजें होती हैं। तो अगर 1.25 करोड़ लोग अपना रोजगार सिर्फ 4 माह में गंवा चुके हैं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि EMI के ट्रबल से मध्यम वर्ग के अधिकांश लोग जूझ रहे हैं। सरकार अभी भी कोई भी लिक्विडिटी या मनी का फ्लो, क्या रूरल और क्या अर्बन इकोनॉमी में किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट, कोई ऐसा वातावरण नहीं तैयार हो रहा है जो किसी प्रकार की राहत को दिखा रहा हो। और 3 करोड़ 60 लाख लोग तत्काल CMIE के डेटा के मुताबिक ही, इसमें ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, MPhil हैं, PhDs हैं, ये तत्काल जॉब के लिए तैयार खड़े हैं। ये बात अलग है कि सरकार 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल और 1 किलो चना दे रही है, लेकिन लोगों को क्या चाहिए? रोजगार। युवा भारत के सामने इस समय जो सबसे बड़ी समस्या है, और 2019 के पहले इस सरकार ने रेलवे में बम्पर भर्ती के नाम पर 23 फरवरी 2019 को 1,07,349 जॉब्स के लिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। 1 करोड़ 16 लाख फॉर्म्स भरे गए थे, जिससे सरकार को 500 करोड़ रुपए की आय हुई थी। आप समझिए, अभी तक कोई अता पता नहीं है। दूसरा नोटिफिकेशन ये 3 फरवरी 2018 लोको पायलट के लिए, इसके रिजल्ट्स भी 19 दिसंबर 2019 को आ चुके थे। 64,371 अभ्यर्थी जो भर्ती में सिलेक्टेड हुए थे, आज तक उनको नियुक्ति पत्र या अपॉइंटमेंट लेटर के नाम पर कागज का एक टुकड़ा भी विभाग के द्वारा प्राप्त नहीं हुआ। ये युवा, ये बच्चे, ये छात्र अपने परिवार को, अपनी सराउंडिंग को, और चाहे वो बेरोजगार से मरने वाले लोग हों, चाहे आत्महत्याएं हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे ना तो मेन मीडिया उनको तवज्जो देता है और ना सरकार। रेलवे का निजीकरण तो हो ही रहा है, खलासी के पद समाप्त हुए ही हैं, सरकार के पास सैलरी देने के भी पैसे नहीं हैं। तो ये जो मतलब जो सिलेक्टेड हैं, जिनको सिर्फ अपॉइंटमेंट लेटर इशू करना है, वो लोग भी अगर साल भर का वेट कर रहे हैं, तो सरकार के पास कोई ऑर्गेनाइज्ड टाइमलाइन रिक्रूटमेंट्स को या एग्जाम्स को या प्री को या मेंस को लेकर है ही नहीं। हाँ सुरेश चंद्र जी, ये सरासर धोखेबाजी है, और 500 करोड़ रुपया कहाँ गया इसका भी कोई अता पता नहीं है। तीसरा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का ही नॉन टेक्निकल पोस्ट, ये 28 फरवरी 2019 को इसका नोटिफिकेशन आता है। इसमें 35,277 वैकेंसीज बताई जाती हैं, 1 करोड़ 26 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। पुनः सरकार 500 करोड़ रुपए का कलेक्शन करती है, और आज तक एग्जाम की कोई डेट भी डिक्लेयर नहीं की गई। तो आप समझ सकते हैं, सरकार की प्राथमिकता चुनाव है। वो बिहार में 75,000 का LED रातों रात लगा देगी, वो अपने उद्योगपति मित्रों का कर्जा माफ करेगी। लेकिन बात अगर युवाओं की है तो आप तैयारी करते रहिए, आप एजुकेशन लोन लेते रहिए, आप डिग्रियों पे डिग्रियां इकट्ठी करते रहिए, लेकिन आपके भविष्य की कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है। आपको सांप्रदायिक बातों में उलझाए रखना और देश के युवाओं के भविष्य से इस तरह खिलवाड़ करना, इच्छा अनुरूप फंड्स को इकट्ठा करना और इच्छा अनुरूप, हालांकि सरकार का क्लैरिफिकेशन इससे जुड़ा आ चुका है, लेकिन ये सरकार इतनी निरंकुश और शातिर है कि फैसले क्या करेगी इस पर आप कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सिर्फ क्लैरिफिकेशन आने को मैं जस्टिफिकेशन नहीं समझती। इसके अलावा SSC का 2018 टायर 3 का, इसका अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं आया है। इसमें भी 2 लाख वैकेंसीज पेंडिंग है, 10,000 से ज्यादा तो नर्सेस की भर्तियां पेंडिंग है। और सरकार बराबर
बस वही चुनावी घोषणे और वादे। आप कोरोना का ही उदाहरण लें, सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम से बार बार, कांग्रेस ने यहां तक कहा कि आप न्याय योजना का नाम बदल कर रख लो, और भी लोगों ने कहा गाय रख लीजिए, आय रख लीजिए, लेकिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, या जब तक आप लिक्विडिटी या मनी का फ्लो, आपने जीडीपी की हालत देखा, भले ही वो एक्ट ऑफ गॉड हो या एक्ट ऑफ फ्रॉड हो, भले निर्मला सीतारमण जी के पति ही द हिंदू के आर्टिकल में ये कह रहे हैं कि ये सरकार की ली गई गलत नीतियों और फैसलों का नतीजा है। ये जो -24.97 है, अगर इसमें एमएसएमईज और इनफॉर्मल सेक्टर को भी जोड़ लिया जाता है तो -35% है, और ये बाकायदा सिस्टमैटिक वे में इनफॉर्मल सेक्टर को डैमेज करने के उद्देश्य से, लोगों को स्लेव में कन्वर्ट करने के पर्पस के कारण ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल यह गुनाह तो है ही, बिल्कुल है भाई। डिमोनेटाइजेशन से जब रेसेशन आया, पूरी दुनिया ने इसको झेला, लेकिन भारत इसकी आंच को कैसे बर्दाश्त कर ले गया? इसी इनफॉर्मल सेक्टर के चलते। यही वो सेक्टर है असंगठित जो 80% से ज्यादा रोजगार पैदा करता है, और सरकार आपदा को अवसर बनाने में उत्तर प्रदेश के चंदौली में, प्रतापगढ़ में, बरौनी में, तमाम 5-7 जिलों में थर्मामीटर 4-4 गुनी कॉस्ट पर खरीदे जा रहे हैं। कोरोना को लेकर सरकार ने आंखें बंद कर दी हैं, ताली हो गया, थाली हो गया, दिया बत्ती धूप बत्ती। अब सरकार ने आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है। अब सरकार कह रही है नीट भी होगा, जेईई भी होगा, एसएससी भी होगा, जितना भी आपको स्पीकअप फॉर डेमोक्रेसी करना है आप करते रहिए। सीबीएसई की भी डेट्स आने वाली हैं। तो सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं कि अब जो जिए सो जिए, जो मरे सो मरे। लेकिन इस बीच में जो ये पूरा देश तहस नहस हो गया, जो पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, जो दुर्दशा हो गई है जो देश की, जो लोग पुनः खड़े नहीं हो पा रहे हैं। भाई सरकार ने तो नोटबंदी के बाद भी क्या किया, 99.97% पैसा वापस आ गया, काला धन और नक्सलवाद कुछ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद सरकार ने 68,000 करोड़ रुपए विलफुल डिफॉल्टर्स का माफ किया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बात तो करते हैं, मन की बात जनता से, लेकिन काम वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स का करते हैं। क्योंकि हम लोगों में कहा जाता है ना, बातों के बताशे बनाना। एक आदमी होता है कि आपको हेल्प कर रहा है, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर किया, भाई अपना काम कर लो, किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा आदमी कहता है कि भाई मेरी आंख फड़क रही थी तो याद आ रही थी, तो पेट खौल रहा था, तो आंख में प्रॉब्लम हो रहा था, तो सर में दर्द हो रहा था, तो वो टेलीपैथी के आपको 10-12 सिम्टम्स बताता है और ये यकीन दिलाता है कि वो आपको बहुत मिस कर रहा था। तो हु इज मोर जेन्युइन? तो व्हेन इट कम्स टू आवर डियर प्राइम मिनिस्टर, तो वो बातें तो बहुत मोहक करते हैं, बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन काम वो सिर्फ कॉर्पोरेट्स का करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अंबानी और अडानी की संपत्ति में इसी लॉकडाउन में 35% का इजाफा है। कैसे? हम लोग जब 2.5 लाख रुपए की लाइनों में लगे हुए थे तो 700 करोड़ रुपया कोऑपरेटिव, जिसके अमित शाह जी निदेशक हैं, उसी बैंक में जमा हुआ था। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, हम सब लोगों को ज्ञात है। तो क्या सिर्फ आम आदमी और सिर्फ आम आदमी के बच्चे ही सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ाने के लिए और रोजगार के नाम पर स्लेवरी कराने के लिए हैं? तो बात चाहे डिमोनेटाइजेशन की हो, बात चाहे गलत जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन की हो, बात चाहे इस बिना सोचे समझे किए गए लॉकडाउन की हो, घुमा फेरा कर फायदा भाजपा के पार्टी फंड को और भाजपा के उद्योगपति मित्रों को है। और यह सब समझना हम सब की जिम्मेदारी है। एक स्वर में हमें अपने देश के लिए, अपने युवाओं के लिए संगठित होकर अपनी आवाज को उठाना चाहिए। हम बेरोजगार नहीं हैं, हमारे घर में घी तेल नमक दही दूध सब है, लेकिन उसके बाद भी ये देश हमारा है। जिस तरह प्रॉफिटेबल पीएसयूज को बेचकर, जिस तरह विपक्ष को एसेसिनेट कर कर, जिस तरह विकल्पों को समाप्त करके, जिस तरह स्टेक्स को बेचकर, जिस तरह कोल माइंस को प्राइवेटाइज करके, जिस तरह डिफेंस को निगमीकरण करके, है ना, जिस तरह न्यूक्लियर, स्पेस और टूरिज्म, बहुत सारे सेक्टर्स को सरकार जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से डैमेज कर रही है। तो ये हम सब की ड्यूटी है, ये हम सब की बहुत समझने वाली